जितने भी हमारे डियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो चलिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट आपका ये यूनिट का प्रश्न है। ठीक है, देखिए फर्स्ट यूनिट आपका बड़ा है, इसलिए यहाँ पे लगभग लग रहा है कि फर्स्ट यूनिट से 3 वीडियो तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। देखिए होता ये है कि जब आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, वह शॉर्ट क्वेश्चन को ही जोड़ कर लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है। जैसे एक क्वेश्चन में दे देगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और क्वेश्चन नंबर एक ही रहेगा, लेकिन उसमें 1 2 3 क्वेश्चन रहेगा और टोटल के जवाब दे देंगे तो आपको जितना लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स दिया है 10 नंबर, तो 10 नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं चीज़ को, लेकिन होता सब है जो है आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन ही। ठीक है, चलिए आज जो है हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 3 प्रश्न देखेंगे, अच्छे प्रश्न देखेंगे। यह फर्स्ट यूनिट से है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग, मतलब नर्सिंग का परिचय। समझ गए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से लिया गया है। ओके, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, आपको जिस लैंग्वेज में तैयारी करना है आप उस लैंग्वेज में मेहनत कीजिएगा, अपना कॉपी बनाइएगा। ओके, बाकी समझने के लिए तो हिंदी में ही समझना पड़ेगा, चाहे आप लिखने के लिए इंग्लिश में लिखें चाहे अदर किसी भाषा में लिखें। ओके, चलिए पहला प्रश्न कहता है कि नर्सिंग की परिभाषित कीजिए, नर्सिंग की परिभाषा लिखिए। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का डेफिनेशन बताना है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए नर्सिंग की परिभाषा क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का क्या डिफिनीशन हो सकता है। तो देखिए नर्सिंग जो है नर्स के द्वारा किया जाने वाला सभी कामों का एक जो है समूह होता है, जिसमें नर्स जो विभिन्न कार्य करती है वह सभी कार्यों को सम्मिलित रूप से नर्सिंग कहा जाता है। नर्सिंग नर्स के द्वारा किया जाने वाला एक कार्य होता है, जिसमें नर्स अपने मरीज को देख रेख, दवाई देना, ठीक है, उसके बातें को समझना, उसके समस्या को समझना, उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उसके ज़रूरतों को पूर्ति करना, ठीक है, उससे सुरक्षा प्रदान करना, आराम देना, तमाम तरीके के देखभाल, तमाम तरीके के स्वास्थ्य सेवा जो है नर्स जो है देती है और उसी को हम लोग नर्सिंग बोलते हैं। समझ गए चीज़ को, चलिए तो ये समझ गए। देख लीजिए नर्सिंग यानी परिचर्या इसी को बोलते हैं, वह सेवा या वह काम है जिसमें रोगी को औषधि देना, मरीज की संपूर्ण देखभाल करना, रोगी के भौतिक व सामाजिक पर्यावरण की देखभाल करना शामिल है। इसमें रोगी से बचाव व स्वास्थ्य की उन्नति की दृष्टि से व्यक्ति, परिवार एवं समाज को स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सम्मिलित है। मैंने पहले ही बता दिया कि नर्सिंग एक नर्स के द्वारा दिया जाने वाला या किया जाने वाला एक सेवा या कार्य होता है, जिसमें रोगी को औषधि यानी दवाई देना, रोगी के संपूर्ण देखभाल जैसे उसके भौतिक मतलब शारीरिक देखभाल, उसके सामाजिक पर्यावरण का देखभाल, तमाम तरीके के चीज़ शामिल होता है। साथ में रोगी को रोगों से कैसे बचाना है, उसके स्वास्थ्य को कैसे प्रमोशन करना है, उन्नति बनाना है, ठीक है, साथ ही पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना और साथ में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना भी इस सेवा में, इस कार्य में शामिल है जो नर्स के द्वारा किया जाता है और इसी को हम लोग नर्सिंग कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए इंग्लिश इसके नीचे दिया गया है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वाले। अब देखिए ये तो हम नॉर्मल जान लिए कि हाँ नर्सिंग का ये परिभाषा हो सकता है, लेकिन कुछ नर्सिंग एसोसिएशन है जो अपने तरीक़ा से इसका परिभाषा डिफाइन दिया है। देख लीजिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, मतलब ICN जो होता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्सिंग का अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, उसके द्वारा जो है इसे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इनके द्वारा क्या दिया गया, चलिए देखिए। नर्सिंग नर्स के द्वारा किए जाने वाला एक अनुपम कार्य है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नर्सिंग नर्स के द्वारा किया जाने वाला एक कार्य होता है या फिर दिया जाने वाला एक सेवा होता है। समझ गए, जिसमें स्वस्थ और अस्वस्थ जो है सारे क्रिया शामिल होता है इसमें, जिसमें स्वास्थ्य को पुनः प्राप्ति करने में और शांतिपूर्ण मृत्यु में जो है लोगों को सहायता प्रदान करती है नर्स। समझ गए, एवं जिन क्रियाओं को वह इच्छा शक्ति, ज्ञान एवं बिना किसी के सहायता से स्वयं संपन्न करती है वही नर्स होती है। मतलब नर्स जो है वह खुद से अपने ज्ञान से, अपनी इच्छा शक्ति से कामों को करती है और सहायता करती है, यही जो है होता है क्या चीज़, नर्स। समझ गए चीज़ को, चलिए
नर्सिंग के बारे में समझ गए कि नर्सिंग जो है नर्स के द्वारा किया जाने वाला एक अनुपम कार्य होता है जो व्यक्ति के उनके कामों को संपन्न कराने में सहायता करता है। समझ गए ना। नर्स क्या करती है कि कोई व्यक्ति है, कोई मरीज है, तो उसको से खुद से काम नहीं हो रहा है तो उसको काम को करने में, उसके क्रियाओं को करने में सहायता करती है ना। तो यही चीज़ें हैं। तथा जो है नर्स जो है मरीज को उनके स्वास्थ्य को पुनः प्राप्ति में मदद करती है, या फिर कोई व्यक्ति अगर अंतिम अवस्था में है तो उसके शांतिपूर्ण मृत्यु जो है प्राप्त करने में मदद करती है। समझ गए। और ये सारे चीज़ जो है नर्स अपने इच्छा शक्ति से, अपने ज्ञान से और बिना किसी के सहायता लिए हुए करती है, और यही जो है नर्सिंग कहलाता है। तो ये चीज़ किसने कहा? तो ये चीज़ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग कहा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। ओके, मतलब सबका एक ही है, थोड़ा थोड़ा अलग है। अब इसी बीच में एक और आ गया भाई साहब, एक इंटरनेशनल काउंसिल एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग था। यहाँ पे अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है। समझ गए। ANA अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है। समझ गए। अब जो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है इससे ज़्यादा वैल्यू किसका है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग का। समझ गए, ICN का। बाकी देख लीजिए अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने भी क्या कहा। तो नर्सिंग का पेशा का सीधी सेवा है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग का पेशा एक सीधी सेवा है, डायरेक्ट सर्विस है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। बिल्कुल सही बात है। इसका भी अर्थ वही हो गया। यह एक ही लाइन में चीज़ों को बता दिया, और वो सब 4-4, 5-5 लाइन में बताया था, लेकिन यह एक ही लाइन में सब बता दिया। क्या बता दिया? कि नर्सिंग एक पेशा मतलब एक कार्य है जो सीधी एक सेवा भी है, जिसका लक्ष्य यही होता है, जिसका मतलब एम यही होता है कि व्यक्ति, परिवार या समुदाय को स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ति करना। और इसी स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकता में हर एक चीज़ आ जाएगा। समझ गए। चाहे स्वास्थ्य को उन्नति करना हो, चाहे पर्यावरण के देखभाल हो, चाहे सामाजिक देखभाल हो, ठीक है, या फिर व्यक्ति को जो है सहायता करना हो, तमाम तरीके की चीज़ इसी संबंधित आवश्यकता में आ जाएगा। तो यह अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन बताया। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताते हैं। अब आ गए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार क्या कहा गया देख लीजिए। नर्सिंग रोगी को एक ऐसी व्यवस्था में रखता है जो प्राकृतिक अनुरूप स्वास्थ्य को बनाए रखती है। बिल्कुल सही बात है। ये भी वही चीज़ कहें कि नर्सिंग जो है किसी भी रोगी को ऐसी व्यवस्था, ऐसी सिचुएशन में रखती है मेंटेन करके, जो उसके प्रकृति के अनुरूप होता है और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो यह किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग का परिभाषा क्या दी बताइए, तो सीधा कहिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार नर्सिंग जो है रोगी का एक ऐसी व्यवस्था में रखता है, एक ऐसे जो है सिचुएशन में रखता है जो उसके प्रकृति के अनुरूप होता है और उसके स्वास्थ्य को बनाए रखता है। समझ गए। तो इस तीन में से चाहे आप अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार बोलिए, कोई भी बोलिए, आपको इस तीन में से कोई भी जो है एक को क्या करना है? जवाब देना है। ओके, और जो भी हो आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब नर्सिंग की परिभाषा मैं आपको 4 तरीका से बता दिया हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बताया हूँ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग का बताया हूँ, ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन नर्स का बताया हूँ, और एक नॉर्मल जो है नर्सिंग का परिभाषा बताया हूँ। अगर आपको नहीं भी कुछ आता हो, सिंपल आप जो है जो पहला मैं बताया हूँ वो भी लिख दीजिएगा तो उसका परिभाषा हो जाएगा। बाकी अगर अमेरिकन एसोसिएशन या फिर इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल इसका सबका लिखिएगा तो थोड़ा स्मार्ट आप कहाइएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं नर्सिंग का सिद्धांत। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे पूछता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न लॉन्ग में अगर पूछेगा तो पूछेगा कि नर्सिंग की परिभाषा बताइए, तो पहला प्रश्न परिभाषा हो जाएगा जो 2 नंबर में रहेगा। दूसरा इसी में पूछेगा कि नर्सिंग का सिद्धांत बताइए, ए वाला प्रश्न, तो सिद्धांत पूछेगा तो ये प्रश्न 5 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, कितना 7 नंबर हो गया। ठीक है, अगर 10 नंबर का रहेगा तो इसको 3 नंबर में करेगा, 5 नंबर हो जाएगा। और सी नंबर में कहेगा कि नर्सिंग के चरण लिखे और 5 नंबर दे देगा। तो इसी प्रकार से यह 1 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। अब देखिए नर्सिंग के सिद्धांत। तो एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी विषय में आपसे सिद्धांत पूछा जाएगा उसका ना, तो सीधा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सिद्धांत मतलब अच्छी अच्छी बातों को लिखना, उस चीज़ के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पॉजिटिव चीज़ों के बारे में लिखना, कि उस विभाग में चाहे जो चीज़ हमसे पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर नर्सिंग का सिद्धांत पूछ रहा है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि नर्स जो है क्या क्या चीज़ें अच्छे अच्छे काम कर सकती है
और वही सिद्धांत हो जाएगा। तो यही जो है आपका नर्सिंग का सिद्धांत आपका आगे होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ का सिद्धांत पूछेगा तो हम सबसे पहले उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से अच्छे चीज़ें हैं, इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, और उसी पॉजिटिव पॉइंट को लिखेंगे तो यह सिद्धांत होता है। समझ गए चीज़ को? सिद्धांत कभी भी गलत होता है, सिद्धांत हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए होता है, निगेटिव चीज़ों के लिए कभी कभी सिद्धांत लागू होता है, नहीं होता है। तो इस यहाँ भी हम लोग जो है नर्सिंग का सिद्धांत देखेंगे तो पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। पहला चीज़ है, पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा नर्सिंग के सिद्धांत में, सुरक्षा, सेफ्टी। अब एक नर्स को ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको जो काम कर रही है, मतलब जो नर्सिंग किसी को नर्सिंग काम कर रही है, तो एक नर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उसे अपने मरीजों को सुरक्षा देना, रक्षा करना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और यह ध्यान में हमेशा रख कर चलना चाहिए एक नर्स को। जब वह नर्सिंग क्रिया कर रही होती है नर्स, तो उसे एक ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा जो पेशेंट है उसको कैसे सुरक्षा मिले, उसका कैसे रक्षा किया जाए, विभिन्न आपात स्थितियों में विभिन्न यांत्रिक और रासायनिक और उष्मीय चीज़ों से कैसे आघातों से बचाया जाए और सुरक्षा दिया जाए अपने पेशेंट को। समझ गए? क्योंकि हॉस्पिटल है, हो सकता है हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट लगे तो उससे आग लग सकता है, ठीक है। हो सकता है पेशेंट को अचानक से शॉक लग जाए, शरीर में कोई ऐसा चीज़ का कमी हो जिससे शॉक लग जाए, आघात लग जाए। तो इन सारे चीज़ों से जो है पेशेंट को कैसे बचाएंगे, तो इसका सुरक्षा जो है ध्यान में रखना चाहिए। यह जो है नर्सिंग का पहला सिद्धांत है। ओके। दूसरा जो सिद्धांत है, आराम। सबसे पहले चीज़ें है कि मरीज को आरामदायक स्थिति में प्रदान करना चाहिए ताकि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। और यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत होता है एक नर्सिंग का, कि नर्स जो है अपने नर्सिंग क्रिया में अपने मरीज को एक आरामदायक स्थिति में रखे ताकि उसको जो पीड़ा है, जो पेन है, जो कष्ट है, उसको कम किया जा सके या उससे दूर किया जा सके और मरीज को संतुष्टि प्राप्त हो। इसके लिए आराम जो है ज़रूरी है। और आराम जो है कैसे दिलाएंगे, ये नर्स के ऊपर जिम्मेदारी है। तो दूसरा पॉइंट क्या चीज़ का है? कंफर्ट का, आराम का। ओके, चलिए, ये हो गया। तीसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे उपचारात्मक प्रभावशीलता, मतलब उपचार का कितना ज़्यादा प्रभाव है, इसका जो है हम लोग ध्यान रखेंगे एज ए नर्स। नर्स ध्यान में रखेगी कि जो हम उपचार कर रहे हैं, जो देख रेख कर रहे हैं, जो थेरेपी दे रहे हैं, यह कितना ज़्यादा प्रभावी है या नहीं है, या सीधा हम जो है देख करते चल रहे हैं लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं है। समझ गए? तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है एक नर्स जो है ध्यान में रखती है और ध्यान में रखना चाहिए। और जो चीज़ों को ध्यान में रखा जाए वही एक सिद्धांत होता है। समझ गए? उपचारात्मक प्रभावशीलता का मतलब होता है कि मरीज की देखभाल के प्रभाव के बारे में सोचकर ही वह कार्य करना चाहिए और उपचार के लिए जो प्रक्रिया की गई उसके लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए जिससे मरीज को स्वास्थ्य जो है लाभ हो सके। समझ गए चीज़ को? देखिए, एक नर्स को चाहिए कि वह अपने मरीज को जो भी देखभाल कर रही है, तो जब भी देखभाल करे तो वह एक चीज़ ध्यान में रख कर चले कि हम जो इलाज कर रहे हैं, जो उपचार दे रहे हैं, यह कितना ज़्यादा प्रभावशाली है या नहीं है। अगर प्रभावशाली नहीं होगा तो 5 दिन के बदले मरीज को 10 दिन एडमिट करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? बहुत सारी चीज़ों का लॉस ही होगा। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रख के चलेंगे कि जो भी मरीज को हम उपचार दे रहे हैं वह प्रभावशाली है कि नहीं, इसे देख कर चलेंगे और लक्ष्य तय करके चलेंगे। अगर वह प्रभावशाली होगा तो ऑटोमेटिक है कि जो लक्ष्य हम रखे हैं कि मरीज को अच्छा स्वास्थ्य देना है, ठीक करना है, तो ऑटोमेटिक है मरीज ठीक होगा और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा उसको। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे द्वारा दिया गया उपचार कितना ज़्यादा प्रभावशाली है भी या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो प्रभावशीलता ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है चौथा नंबर का, बहुत शानदार है कि संसाधनों का प्रयोग, यूज ऑफ रिसोर्सेज। मरीज को देखभाल करते समय साधनों की उपयोगिता सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, समय सामग्री, ठीक है, समय शक्ति सामग्री का सही उपयोग करना चाहिए जिससे सही इस्तेमाल से समय एवं शक्ति की बचत की जा सके। अब ऐसा नहीं हो कि मान गए इलेक्ट्रिक का ज़रूरत है, किसी पेशेंट को मान गए किसी चीज़ का ज़रूरी है और किसी इक्विपमेंट का ज़रूरी है, अब वो इक्विपमेंट लगा दिए और जो है हम घूमने लगे, दूसरे वार्ड में इधर उधर चलने लगे, मरीज को इक्विपमेंट लगा है उस पर ध्यान नहीं देते, इससे क्या होगा? समय का बर्बादी होगा। ठीक है, ऊर्जा का खपत हो जाएगा। ठीक है,
और साथ में सामग्री का बर्बादी भी हो सकता है, इसका सही उपयोग नहीं होगा। तो सही उपयोग के लिए संसाधनों का प्रयोग करना ज़रूरी है सही तरीके से, तभी जाके हम सही समय का बचत कर सकते हैं, शक्ति और सामग्री का सही उपयोग कर सकते हैं और बर्बादी होने से बचा सकते हैं। समझ गए चीज़ को। तो ये संसाधनों का सही प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अस्पताल में बहुत सारे रिसोर्सेज होता है जिसका उपयोग नर्स करती है मरीज को देख रेख में। समझ गए। चलिए, एंड 5th नंबर का है कि अच्छा काम, गुड वर्कमैनशिप। नर्सिंग एक कला है, अर्थात आप जो काम कर रहे हैं उसे कैसे कर रहे हैं और उसका कितना ज्ञान है। किसी कार्य को अच्छा करने की कला को अच्छा काम कहते हैं। देखिए, अच्छा काम 5वां पॉइंट है नर्सिंग सिद्धांत का कि अच्छा काम। अच्छा काम का मतलब है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति जितना ज्ञान होगा उतना ही आप काम को अच्छा से कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से नर्सिंग क्षेत्र में भी एक नर्स को जितना ज़्यादा अपने काम का ज्ञान होगा उतना ही वह जो है अपने काम को बेहतर ढंग से अच्छे काम को कर सकती है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि नर्सिंग एक ऐसा कला है जो काम कोई नर्सिंग एक कला है। अब कला कैसे है कि जो भी काम नर्स कर रही है वो कैसे कर रही है और उसका कितना ज्ञान है, यह उसके अच्छे कार्य को बताता है। जाहिर सी बातें हैं, आप कहीं दर्जी के पास जाएंगे, दर्जी के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि इसको बेहतर से हमको स्टिच कर दीजिए, हमको थोड़ा भी जो है दिखना नहीं चाहिए कि हम जो है इसे फिटिंग करवाए हैं, बोलते हैं ना। तो देखते होइएगा कि आप जब वो दर्जी शुरू किया काम करना तो आप उसके काम को देख कर ही ये आप पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना ज्ञान है। या फिर कोई नाई है बाल काटने वाला, तो आप उसके बाल काटने के ढंग से ही जो है पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना टैलेंट हो सकता है, कितना ज्ञान हो सकता है। तो उसी प्रकार से जो है अच्छा काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति को उसके ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी के अपने अपने क्षेत्र में एक कला होता है और वो कला के अनुसार ही सब व्यक्ति अपना अपना काम करता है जितना जिसका ज्ञान रहता है। सेम नर्सिंग में भी ऐसे ही होता है कि नर्सिंग एक कला है और जो करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उसका कितना ज्ञान है। तो ये सारे चीज़ जो है आपके अच्छे कामों को एक कला के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। अगर अच्छा करेंगे तो कला एक बेहतर होगा। तो यही अच्छा काम होना ज़रूरी होता है, यहाँ पे कहा गया है। छठा और लास्ट वाला है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगता। किसी प्रक्रिया को करते समय रोगी की समस्या एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगता का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है कि व्यक्तिगत रूप से सभी व्यक्ति का अपना अपना आवश्यकता होता है, सभी व्यक्ति का अपना अपना समस्या होता है। समझ गए चीज़ को। तो ऐसे में अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसके आवश्यकता और समस्याओं को, तो फिर क्या होगा कि उसके व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को हानि पहुंच सकता है या उसको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए सभी को इंडिविजुअलिटी ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। ऐसा नहीं है कि एक के साथ 10 गो के हम जो है सब चीज़ कर दिए और सब चीज़ हो गया, ऐसा नहीं। सबका रोग अलग अलग होता है, सबका समस्या, सबका आवश्यकता अलग अलग होता है, इसलिए सबको व्यक्तिगत रूप से जो है ध्यान देना चाहिए। समझ गए। तो इस तरीक़ा से यह 6 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यही नर्सिंग सिद्धांत प्रिंसिपल होता है नर्सिंग का। ओके, चलिए हो गया। मैंने क्या पढ़ाया आपको कि अच्छा काम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा काम के साथ व्यक्तिगता होना चाहिए, इंडिविजुअलिटी। उसके बाद हमने आपको बताया संसाधनों का प्रयोग करना आना चाहिए, उपचारात्मक प्रभावशीलता होना चाहिए, ओके। आराम करवाना चाहिए मरीज को और साथ में सुरक्षा देना चाहिए। ये नर्स का सिद्धांत है, नर्सिंग सिद्धांत है। समझ गए चीज़ को। चलिए, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले अपना मेंटेन कीजिए कॉपी को। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताइए। इनका कहानी के बारे में आपको जानना है और बहुत ही शानदार इनका कहानी है। इनका कहानी आप सुनिए, मज़ा आएगा। मैं बताऊंगा एकदम ज़बरदस्त, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ ले कि ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताइए, इनके जीवनी के बारे में बताइए। तो चलिए हम जो है कंप्लीट इनके बारे में बताते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और एक बात समझ लीजिए, मैं फालतू का क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूं फर्स्ट ईयर में, तो मैं सभी चैप्टर, सभी विषय के सभी चैप्टर को टच करूंगा और सभी सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में, सभी विषय के सभी चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगेगा और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी और एग्ज़ाम के भी दृष्टिकोण से वो सारे प्रश्न को मैं आपको करा दूँगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इनको मॉडर्न नर्सिंग का जो है फाउंडर कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। समझ गए? चलिए अब इनके थोड़ा सा जीवनी के बारे में देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 ईस्वी को इटली में हुआ था। याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ? ऑब्जेक्टिव में पूछता है फिलअप में। 12 मई 1820 को कहाँ हुआ? इटली में हुआ। ठीक है। वह अंग्रेज माता पिता की दूसरी बेटी थी। यह जो है आपको ये सब इंटरेस्टिंग है कि इनका जो माता पिता थे वो अंग्रेजन थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। याद रखिएगा। और यह अपने माता पिता के दूसरी बेटी थी, दूसरी संतान थी, ध्यान में रखिएगा। उन्हें भाषा मतलब उनके लैंग्वेज और दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी का काफ़ी अच्छा ज्ञान था एवं वह काफ़ी उदार लिबरल थी। समझ गए? देखिए, सबसे पहले जानिए कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो शुरुआत में नर्सिंग में क्षेत्र में नहीं गई थी। शुरुआत के क्षेत्र में उनको जो है भाषा और दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञान था और वह काफ़ी लिबरल थी, उदार किस्म के थी। समझ गए? और इनका जन्म जो है इटली में हुआ। इनका माता पिता अंग्रेजन थी और यह अपने माता पिता के दूसरी बेटी थी। तो इतना आप बेसिक चीज़ समझ गए इनके बारे में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर नर्सिंग क्षेत्र में कदम रखा। ठीक है। इन्होंने क्या किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, इनके माता पिता का मन नहीं था कि हमारी बच्ची जो है नर्सिंग क्षेत्र में जाए, लेकिन इन्होंने मन बनाया और अपने माता पिता के अगेंस्ट जाकर, विरुद्ध जाकर नर्सिंग क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा। उन्हें अनुभव हुआ कि परमात्मा ने उन्हें दया के मिशन पर भेजा है। तद उत्परांत उन्होंने शिक्षा और नर्सिंग के विषय में सोचा एवं उन्हें नर्सिंग ही ऐसा क्षेत्र लगा जहाँ पे वह दूसरों को सेवा कर सकती है और उत्तम कार्य कर सकती है। देखिए, इनका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इनका बेसिक चीज़ जान गए कि इनके माता पिता कहाँ के थे, इनका जन्म क्या हुआ, कब हुआ, इनका पहले रुचि क्या था, बाद में क्या हो गया। तो पहले रुचि यही था कि यह भाषा और दर्शन का अच्छा ज्ञान था और यह बहुत लिबरल थी, उदार किस्म के थी। बाद में जब ये नर्सिंग क्षेत्र में आना चाहिए तो इनका माता पिता काफ़ी इनको विरोध किए कि मत जाना है, इस क्षेत्र में नहीं जाना है। लेकिन फिर भी यह अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर इन्होंने नर्सिंग क्षेत्र चुना और इनको उस समय अनुभव हुआ, नर्सिंग में आने से पहले अनुभव हुआ कि भगवान ने, गॉड ने, परमात्मा ने उन्हें इसीलिए भेजा है कि लोगों को दया कर सके, लोगों के लिए प्यार कर सके, लोगों को जो है दया के मिशन पर इनको भेजा गया है। तदुपरांत उसके बाद इन्होंने जो है अपना शिक्षा और नर्सिंग के विषय में सोचा कि अब हमें जो है नर्सिंग करना है और जो है इसी क्षेत्र में हमें और ज़्यादा शिक्षा हासिल करना है। ठीक है। और उन्होंने नर्सिंग को ही एक ऐसा क्षेत्र लगा जहाँ पे वह जो है उत्तम कार्य कर सकती है। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, माता पिता के विरोध करने के बाद भी यह जो है क्या की कि अपना जो क्षेत्र है वह नर्सिंग क्षेत्र और इसी में आगे करियर बनाने के लिए सोची। भले ही इनके माता पिता इनके विरुद्ध क्यों नहीं था, लेकिन यह नर्सिंग के क्षेत्र में ही कदम इसलिए रखी क्योंकि इनको अनुभव हुआ, ये लगा कि परमात्मा ने हमें भेजा है, गॉड ने हमें भेजा है इसीलिए कि हम दया का मिशन पर काम कर सके दूसरों के लिए। समझ गए? क्योंकि नर्सिंग में यही ना होता है कि दूसरों को हेल्प कर सके, दूसरों के प्रति दया दिखा सके, प्यार दिखा सके और मदद कर सके। तो दया मीन्स मदद करना। ठीक है ना? दया मीन्स प्यार दिखाना, मदद करना। तो इन्होंने भी यही सोचा कि ईश्वर ने हमें इसीलिए भेजा है कि हम दया के मिशन पर रहें या फिर किसी को मदद कर सके। ठीक है। और इनको दया का जो मिशन है यह सबसे उत्तम नर्सिंग का क्षेत्र में ही इनको लगा। समझ गए? चलिए ये हो गया। अब आइए कि ये कैसे कैसे नर्सिंग के क्षेत्र में कदम रखी। सन 1850 में इनका जन्म कब होता है? 1820 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1850 में 30 साल बाद, समझ गए, नॉर्मली 31 साल बाद जब यह 31 वर्ष की थी 1850 में, तब उन्होंने अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग की शुरुआत कैसवर्थ में डी कॉन्स इंस्टीट्यूट में की। अब ये ध्यान में रखिएगा कि 1850 में इन्होंने जब 31 वर्ष की हो गई तब जाके इन्होंने अपना नर्सिंग का ट्रेनिंग शुरू की। देख सकते हैं कितना उस समय यह कितने उम्र में जाके नर्सिंग की ट्रेनिंग की। अब तो खैर बात ही अलग है, अब तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में भी जो है पढ़ना लिखना स्टार्ट करता है, लेकिन उस समय इन्होंने 31 वर्ष के उम्र में जो है इन्होंने अपना नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू की। कैसवर्थ में शुरू की, जो कि डी कॉनेस इंस्टीट्यूट में इन्होंने शुरू की। समझ गए? याद रखिएगा।
1853 में 3 साल बाद, समझ गए, इन्होंने ट्रेनिंग जो है पूर्ण की, ठीक है, कंप्लीट की। 1854 में क्रिमियन वार के बाद इन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी सेवा देनी प्रारंभ कर दी, ठीक है। वहाँ उन्होंने मिलकर बड़े प्यार से लगन से जख्मी सिपाहियों को नर्सिंग सेवा दी, जिससे काफ़ी सिपाहियों की जान बच सकी। देखिए, इनका जो इतिहास रहा नर्सिंग के दुनिया में कदम रखने का, वह 1850 में शुरू हुआ। सन 1850 में इन्होंने अपना जो है 31 वर्ष की आयु में अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग की शुरुआत करती है। कहाँ से? कैसवर्थ में। कैसवर्थ एक जगह है, वहाँ पे एक डिकोनेस इंस्टीट्यूट है, वहाँ से इन्होंने क्या की, शुरू की नर्सिंग की ट्रेनिंग। अब 1850 में ये शुरू की, तो 1850 से लेकर 53 में 3 साल के बाद इनका ट्रेनिंग पूरा हुआ। अब पूरा होने के बाद जो है 1854 में क्रिमियन वार होता है, ठीक है। 1854 में आप लोग सुने होइएगा, क्रिमियन वार होता है, क्रिमियन युद्ध। इसमें होता है कि बहुत सारे मिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं जख्मी हो जाते हैं सैनिक लोग। तो यह चूँकि ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली रहती है 1853 में ही, तो इसलिए 1854 में जब क्रिमियन युद्ध होता है तो उसके बाद जो है यह क्या करती है कि मिलिट्री जो हॉस्पिटल है, सैनिक हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे ये अपनी सेवा देना प्रारंभ कर देती है, समझ गए। और वहाँ एक बड़े प्यार से, बड़े लगन से सिपाहियों को जो है क्या करती है, उसके जख्म को, उसके सारे चीज़ों को देख रेख ट्रीटमेंट करती है, नर्सिंग सेवा देती है, जिससे काफ़ी सारे सिपाहियों का जान बचता है। तो ये चीज़ें आप लोग को मैं समझा दिया। ओके, चलिए, ये हो गया। अब इन्होंने देख लीजिए यहाँ पे मिन्स नाइटिंगेल ने अपनी नर्सेज के साथ मिलकर, ठीक है, एक राउंड क्राइंग आयल लैंप अपने हाथों में लेकर उन सिपाहियों के लिए भगवान की प्रार्थना की। तभी से वह लेडी विथ द लैंप के नाम से जानी जाती है, इसलिए यह नर्सिंग क्षेत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अब मिस नाइटिंगेल जो है, आप लोग देखते होइएगा, लेडी विथ द लैंप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है ना। तो क्यों कहा जाता है लेडी विथ द लैंप? मतलब स्त्री, महिला जो है लैंप के साथ में क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि जो क्रिमियन वार में जो घायल सैनिक है उसको यह नर्सिंग सेवा देती है, और देने के साथ में भगवान से यह प्रे करती है, हाथ में लैंप लिए हुए, जलता हुआ लैंप लिए हुए यह भगवान से एक राउंड लगा के यह अपने सारे साथियों के साथ मिल के हाथ में लैंप लेकर, और यह प्रार्थना भगवान से करती है कि इनका ज़्यादा स्वास्थ्य जो है सैनिकों का जल्दी से जल्दी सही हो सके, ठीक है, प्रार्थना करती है उनके लिए। और इसीलिए तब से जो है नर्सिंग क्षेत्र का यह एक सिंबल, प्रतीक के रूप में लेडी विथ द लैंप जाना जाता है। ओके, तो समझ गए आज। चलिए, एंड यहाँ पे लास्ट देखिएगा आप लोग कि 1860 में नाइटिंगेल ने नर्सेज शिक्षण स्कूल की स्थापना सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में की थी। अब देखिएगा 1860 में, मतलब 1850 में ट्रेनिंग में गई, ठीक है, नर्सिंग ट्रेनिंग में 53 में पूरा की और 54 में काम शुरू की, और 6 साल के बाद 1860 में जो है इन्होंने नाइटिंगेल ने नर्सेस शिक्षण स्कूल की स्थापना सेंट थॉमस हॉस्पिटल में की। समझ गए। चलिए, ये हो गया। यह नर्सेज के शिक्षण के लिए सबसे पहला संगठित कार्यक्रम था। अब ये जो नाइटिंगेल ने काम की 1860 में नर्सेज शिक्षण स्कूल की स्थापना, यह उनके द्वारा सबसे पहला संगठित कार्यक्रम था, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा सेंट थॉमस हॉस्पिटल के नर्सेज शिक्षण स्कूल में कुछ सिद्धांत स्थापित किए। अब इन्होंने जो नर्सेज शिक्षण स्कूल जो इन्होंने स्थापना किया 1860 में, यह इन्होंने थॉमस हॉस्पिटल में स्थापना की। समझ गए। अब इस शिक्षण संस्थान में, नर्सेज शिक्षण स्कूल में, इन्होंने कुछ थ्योरी, कुछ प्रिंसिपल दिए, जो इनका प्रिंसिपल इस प्रकार से है। चलिए हम लोग देखते हैं। आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल का सिद्धांत भी सिर्फ पूछ सकता है, तो ये सिद्धांत यहाँ पे नीचे दिया गया है, देख लीजिए। कहानी ख़त्म हो गया उनका कहानी स्थापना हो गया, स्थापना के बाद जो है कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग सिद्धांत देखते हैं जो इन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। क्या किया?
पहला सिद्धांत है कि नर्स को अस्पताल में ही नर्सिंग का प्रशिक्षण लेना चाहिए। नर्स को इन्होंने सिद्धांत दिया सबसे पहला कि एक नर्स को अस्पताल में ही, हॉस्पिटल में ही नर्सिंग का प्रशिक्षण लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए। ओके, पहला है। दूसरा है कि नर्स को अपना चरित्र, कैरेक्टर और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक ही मकान में रहना होगा। यहाँ पे एक ही मकान का मतलब है कि एक ही अपना कैरेक्टर और अपने डिसिप्लिन को एक जैसे बनाकर रखना होगा, ताकि उसे जो है चरित्र और अनुशासन पर कोई दाग न आए। इन्होंने अपने थ्योरी में शामिल किया। तो पहला इन्होंने क्या कहा कि नर्स को एक ही अस्पताल में नर्सिंग का प्रशिक्षण लेना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि नर्स को अपना चरित्र और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक ही मकान में रहना होगा। ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि नर्स को शिक्षा एक नर्स द्वारा ही प्रदान किया जाए। इन्होंने ये कहा कि नर्स को जो भी शिक्षा हो वह एक सिर्फ और सिर्फ नर्स के द्वारा ही दिया जाए। ऐसा नहीं है कि नर्स को एक नॉर्मल टीचर पढ़ा दे या नर्स को ट्रेनिंग जो है एक नॉर्मल शिक्षक दे, ऐसा नहीं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि शास्त्र एवं क्रियात्मक भाग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस आपस में संबंधित होनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि काम तो आना ही चाहिए, प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए हॉस्पिटल में। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इंटरनल नॉलेज बढ़े, इसके लिए शास्त्र मतलब नर्सिंग क्षेत्र का नॉलेज और साथ में प्रैक्टिकल यानी क्रियात्मक भाग दोनों का आपस में संबंधित होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि हमको इंजेक्शन देने आ रहा है, मतलब नर्सिंग का पूरा प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा में जाए तो हमको कुछ थ्योरी का नॉलेज ही ना रहे। तो ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों आपस में संबंधित होनी चाहिए। ओके, और यही जो है इन्होंने 5 सिद्धांत अपना दिया और यही सिद्धांत इनका जो है लागू होता है। ओके, और इस प्रकार से मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया हूँ कि नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग का क्या सिद्धांत होता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन क्या है, कैसे इन्होंने आगे बढ़ा, तो ये सारे मैं आपको आज बता दिया। आज आप लोग पढ़े हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 3 प्रश्न जो कि आपके फर्स्ट यूनिट से लिया गया है। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या था आपका? इंट्रोड्यूसिंग टू नर्सिंग, मतलब नर्सिंग के परिचय। ओके, अब इस चैप्टर में बड़ा चैप्टर है तो आपका और सारे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बाकी है, तो उसको हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। ओके, चलिए विदा लेते हैं और आप लोग नीचे से डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।